गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ओके, ग्रेट। तो मैं बहुत अच्छा हूं। तो आज हमें स्टार्ट करना है नेटवर्क लेयर। बारिश तो भाई कल रात से हो रही है, आई थिंक लगातार। कल रात से नहीं, कल दिन से हो रही है, मॉर्निंग से। हम्म। गुड मॉर्निंग मोहित। सलन एकेडमी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है, किस चीज के लिए? गुड मॉर्निंग। हम्म। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हमें पेंडिंग है हमारे, है ना? वो क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो मैं आज मेजर डिस्कशन करना है दैट इज नेटवर्क लेयर। यस, चलिए। तो 10-15 मिनट इसमें लगेगा। जल्दी जल्दी जरा क्वेश्चन से एक बार देख लें, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अप्रोच हमें क्लियर है तो आई थिंक इसको 100% हम आंसर कर सकते हैं। चलिए, मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट शुरू करता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है? A station stop to sense once it starts transmitting a frame। बिल्कुल गलत है, isn't it? बताओ गलत क्यों है? बताओ गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इथरनेट क्या यूज करता है? सीएसएम में सीडी, isn't it? और सीडी का मतलब ये है कि जब हम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं तब भी क्या हम सेंस करते रहते हैं? हाँ, जब हम ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं तब भी हम सेंस करते रहते हैं। जब तक पहला पूरा पैकेट ट्रांसमिट ना कर ले तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत हो जाता है। देखिए जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सिर्फ करने से पहले नहीं, करने के दौरान भी, ट्रांसमिट करने के दौरान भी हम सेंस करते रहते हैं। यस यस यस। बी स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ जेमिन सिग्नल इज टू पैड द फ्रेम विद that are smaller than the minimum frame size। obviously not। जो मिनिमम फ्रेम साइज की कंडीशन फुलफिल नहीं करता। मिनिमम फ्रेम साइज क्या है? कल पढ़ा था हमने, 46 बिट्स बाइट्स, है ना? तो वहां पर हम एडिशनल जीरो पैक कर देते हैं। सही बात है, वी पुट सम एडिशनल जीरो देयर। यस। नेक्स्ट क्या है? अ स्टेशन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट द पैकेट इवन आफ्टर द कोलिजन इज डिटेक्टेड। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात हो गई। अगर कॉलिजन डिटेक्ट हो गया तो भी क्या जो पैकेट है वो ट्रांसमिट करता रहेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। नाउ द एक्सपोनेंशियल बैकऑफ मैकेनिज्म रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन ऑन। ओके, तो यहाँ लास्ट वर्ड नहीं आया, इट वाज रीट्रांसमिशन। ऐसा क्यों हुआ? मेरी समझ से बाहर है। ये जो आपकी पीडीएफ था उसमें था क्या? नहीं था, पर चलिए नेट पे मिल गया होगा। ये तो गेट क्वेश्चन है ना? तो ये जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी हम रखते हैं, ऑब्वियसली जब बार बार रीट्रांसमिट करते हैं, याद है ना बैक ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है? जब बार बार रीट्रांसमिट करते हैं, कॉलिजन होता जाता है, तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। हर बार के की वैल्यू +1 करते हैं और 0 से 2 k -1 से एक रैंडम नंबर निकालते हैं। ये बात सही है, isn't it? यस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्या किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है? मुझे बताएं जल्दी से। जैमिंग सिग्नल क्या है? अच्छा, इसके बारे में शायद मैंने इतनी डिटेल में बात नहीं की है। देखिए, अगर कोई भी स्टेशन लाइन पर
कॉलिजन डिटेक्ट कर लेता है। एक तो होता है नॉर्मल वोल्टेज लेवल जो आमतौर पे मिलता है, एक होता है एबनॉर्मल लेवल जिससे पता लगता है कि कॉलिजन हो गया, इजंट इट। तो अब कोई स्टेशन शायद डिटेक्ट कर पाए, कोई नहीं कर पाए, तो क्यों ना हम एक काम करें, एक हैवी लेवल ऑफ वोल्टेज हम पूरे के पूरे जो हमारा मीडियम में वहां पर फैला देते हैं, बोलते हैं जैमिंग सिग्नल। ये बताने के लिए है सबको कि इट्स लाइक कि एक इतनी बड़ी लहर आएगी कि सबको हटा के ले जाएगी। यस, so it's a high voltage signal to inform everyone that collision has occurred, और अब आपको कोई भी ट्रांसमिशन फिलहाल नहीं करना है, कॉलिजन हो गया है। इस तरह से कभी कभी ऐसा है, दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, आप उनको छुटा रहे, वो सुनते नहीं है, ऐसा है। तो दोनों को पकड़ के अगर जल्दी से आप एक एक झापड़ लगाओ खिंचा के, देन दैट वर्क्स एज अ जैमिंग सिग्नल, इजंट इट। या दो लोग आपस में तू मैं कर रहे हैं, आप मना कर रहे हो, नहीं मान रहे, फिर अचानक एकदम चिल्ला कर दो चुप शाप, ऐसे चिल्ला के, तब एकदम सब शांत हो जाते, क्या हुआ। तो ये जो आप जोर से चिल्लाए ना, दैट इज नथिंग बट योर जैमिंग सिग्नल। अब जाहिर सी बात है, आप लड़ाई छुड़ा रहे हो तो आपके कोई जानकार ही होगा, अदरवाइज ये बात सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लड़ाई छुड़ाने गए और आप ही को पूर्ण स्वराज मिल गया, ऐसा होता है। बेफालतू में प्यार प्यार में दो चार आपने भी खा लिए। तो एकदम कोई फालतू की लड़ाई में नहीं भी घुसना चाहिए, है ना। चलिए जरा ये देखिए, दैट इज गेट 2013 2 मार्क क्वेश्चन। ये जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए सॉल्व किया क्या आपने। इट इज 2013 2 मार्क क्वेश्चन। Determine the maximum delay in the cable in kilometer for transmitting a frame of 500 Mbps in an Ethernet LAN frame sizes. Assume that the speed of the signal in the cable is this. तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसने कहीं भी CSM में CD शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किसका इस्तेमाल किया है, इथरनेट लैन का। तो इसका मतलब क्या, एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाह रहा है कि बेटा क्या तुम पढ़ के आए हो कि इथरनेट एक्चुअली यूजेस CSM में CD, इजंट इट। अगर पढ़ के आए तो 2 नंबर फ्री के ले जाओ उठा के। अब जैसे आपको समझ आता है कि CSM में CD, तुरंत फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, दैट ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू 2 into प्रोपगेशन टाइम। इसी के ऊपर पूरी कहानी सॉल्व की है हमने। व्हाट इज ट्रांसमिशन टाइम, लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देख लीजिए कौन कौन सा वेरिएबल गिवन और क्या क्या पूछा है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट अ रेट ऑफ, तो ये आ गया आपके पास बैंडविड्थ 500 into 10 raised to power 6। लेंथ ऑफ द केबल पूछा है, इसका मतलब इस बार ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस इज द क्वेश्चन। फ्रेम ऑफ साइज दिस, तो फ्रेम का साइज बता दिया, लेंथ बता दिया, दैट इज 10,000 बिट्स, एंड सिग्नल इज is sending at a speed of 2 lakh kilometer per second. So now distance is equals to 1000 into 2 lakh divided by 510 raised to power 6। और पूछा किसमें, किलोमीटर में पूछा। आई थिंक हमारी कैलकुलेशन भी किलोमीटर में ही चल रही है। 1 2 3 4 5 and 6 and these two also goes, and ये हो गया 20। now this is 2 and अच्छा मैंने यहाँ पे 2 into 2, एक 2 और आ जाएगा, है ना 2 वाला। so 2 in, अब कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा ये 2 तो डिवाइड में आएगा ना, डिस्टेंस वाला है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली 2 किलोमीटर्स। तो अगर आप इस स्पीड से प्रोपोगेट करेंगे और ये पैकेट साइज है, जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम हैंडल कर पाएंगे। यस, बताइए एक बार, कोई कंफ्यूजन है क्या इस पे? तो मतलब ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बहुत सारे। यस,
अच्छा, आप में से कितने लोग को लगता है कि एलियन होते हैं सच में? तो काफी को लगता है। पोल कर लेते हैं इस पे, ये बात ठीक है। पोल कर लेते हैं कि एलियंस आर देयर, वो यहाँ पर हैं, या फिर एलियंस आर नॉट देयर, ये फॉल्स बात है। ऐसी मैं जानना चाह रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक न्यूज देखी तो मुझे लगा आपसे पूछता हूँ। क्या बात है। हमारी क्लास में लगभग 70% लोग हैं जो मानते हैं कि एलियन होते हैं, और 30% है कि मानते एलियन नहीं होते हैं। ओके, गुड। ये अच्छा था। 70% लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी क्लास में 70% लोग हैं ही एलियन, जो यहाँ पृथ्वी पे भेष बदल के रह रहे हैं। आज न्यूज मैंने ये रीड की कि वो एक म्यूजिशियन है ना, लक्की अली। तो लकी अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पे या इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो वेयर, ये शेयर किया कि उसने सुबह यूएफओस देखा और उसका उसने वीडियो भी डाला। ऐसा कुछ था। एंड ही इज अ फर्म बिलीवर कि एलियंस होते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। वो ड्रग एडिक्ट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। मैं तो जो बस फैक्ट है वो बताया आपको। ये देखिए जरा, गेट 2005। अच्छा, 2 मार्क क्वेश्चन, जरा इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए और मेरे को बताइए कि आंसर क्या होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगेन कह रहा, सपोज the round trip propagation delay is 10 millisecond, ethernet having 48 bin jamming signal is 46.4 millisecond, है ना। इतने सेकंड तक इतना जैमिंग सिग्नल्स ने भेजा। देन द मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या इसमें? ओके, तो अराउंड 68-70% लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी। हमारी क्लास के हिसाब से तो डिसेंट परसेंटेज है। कुछ लोगों ने ए, बी और डी भी बोला है। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? सपोज दैट अ राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले इज डिले फॉर, अच्छा आपसे एक सेकेंड,
सपोज द राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले फॉर 10 Mbps, यानी कि बैंडविड्थ आपको बता दिया, बैंडविड्थ कितना है, बैंडविड्थ इज 10 into 10 raised to power 6 bits per second, having a 48 bit jamming signal is this। अच्छा, तो ये आपका आई थिंक टीपी बता दिया, ओ सॉरी राउंड ट्रिप डिले बता दिया। अब इसको देखते हैं, राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। सो कैन वी से कि जो आपको वैल्यू बताया, किसका वैल्यू बता दिया है, 2TP का इज 46.4 मिली सेकेंड, और आपको ये जो इथरनेट का सिग्नल है उसका लेंथ भी बता दिया, द लेंथ ऑफ इथरनेट सिग्नल इज 48 बिट। नाउ द मिनिमम फ्रेम साइज इज, आपसे पूछा मिनिमम फ्रेम साइज क्या होगा। अगेन मिनिमम फ्रेम साइज हम कैसे निकालते हैं, मतलब उसमें कुछ डिफरेंट होगा या सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे वी अंडरस्टैंड दैट ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल्स टू 2 into प्रोपगेशन टाइम। यही अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं। So what is this? It is length divided by bandwidth is equals to 2 into TP. तो what will be the length? 2TP की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, that is 46.4। yes, so इसको कर लेता हूं 46.4 into 10 raised to power 2TP की वैल्यू नहीं समझे, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, यस। और राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले इज 2TP, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं आई थिंक। राउंड ट्रिप डिले, राउंड ट्रिप टाइम जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 into TP। ये आई थिंक एक या दो क्वेश्चन में पहले भी टर्म रेफर हुई है। तो बजाय यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट प्रोपगेशन टाइम बताने के, ये आपको बता रहा है किसका टाइम, राउंड ट्रिप टाइम। सो दैट इज ओके। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है और ये मिली सेकेंड में है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 raised to power -6 से, मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ इज 10 into 10 raised to power 6, कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे। सो नाउ यहाँ से आपको मिलेगा 10 raised to power 3, और ये जो लेंथ है यहाँ पे कोई यूनिट चेंज करना है क्या अपने को? द मिनिमम फ्रेम साइज इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये शायद इस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट, यूनिट्स की प्रॉब्लम है। सर 10 raised to power -3 नहीं करना है, -3 तो देखो करना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं होगा, बिकॉज वो मिली सेकेंड में दिया है ना। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक तो अजीब है, बिकॉज एक तो यूनिट ना तो क्वेश्चन में दिया ना तो ऑप्शन में दिया, ना तो यूनिट्स क्वेश्चन में है ना ऑप्शन में है ना। तब कोई बात नहीं, वैल्यू हमें समझ आ रही है, इट इज 464। अब या तो इधर से इसे मैनेज करना पड़ेगा या तो ऑप्शन से मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आइडिया आपको समझ आ रहा है। यहां से डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इथरनेट पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो क्या वो एक्चुअली एक नया क्वेश्चन है या फिर मोर और लेस वो सेम आइडिया है, बस जो CSM में CD में हमने अप्रोच पढ़ ली है सेम है, बस इस क्वेश्चन में वो CSM में CD नाम ना यूज करके किसका नाम यूज कर रहा है, इथरनेट का। ये क्वेश्चन देखिए, ये है गेट 2004 1 मार्क क्वेश्चन। ये तो थ्योरेटिकल टाइप है, एक बार पढ़िए क्या लिखा है। A host is connected to a department network which is a part of a university network। एक डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, मैं बनाते चलता हूँ।
एक कंप्यूटर है जो एक डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है और डिपार्टमेंट अगेन पूरी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है। द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, और यूनिवर्सिटी फिर अल्टीमेटली मान लेते हैं कि पूरे के पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड है। द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच द इथरनेट एड्रेस ऑफ द होस्ट इज यूनिक इज, तो क्या वो सिर्फ डिपार्टमेंट में होगा, यूनिवर्सिटी? नॉट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिपार्टमेंट में होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, या फिर पूरे के पूरे इंटरनेट में ही यूनिक होगा? ओके, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट हाँ, द पॉइंट इज करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है। वैसे जब हम रियलिटी में बात करते हैं, तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, क्या कम हम भी ये बोलते हैं क्या कि जो यूनिकनेस है वो थ्रू आउट द इंटरनेट है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते, है ना, नहीं कि दैट इज थ्रू आउट द इंटरनेट, बट द आइडिया इज कि इथरनेट जो है ना, उसका जो मैक एड्रेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका लेंथ पे आप बात करो, उसका लेंथ कितना है? मैं भी बात कर लेता हूँ एक बार चंदन दोबारा। लेंथ याद है कि इथरनेट का जो एड्रेस उसका लेंथ कितना है? वो है सर 6 बाइट, जबकि आईपी वर्जन 4 कितने बाइट का है? यस यस, इट मींस मैक, वो 4 बाइट का है। वो यूनिकली यूनिवर्सली पूरे इंटरनेट पे काम करता है। तो पहले तो ये समझना है कि 6 बाइट का इथरनेट एड्रेस क्या कैपेबल भी है यूनिवर्सली आइडेंटिफाई होने के लिए इन द इंटरनेट? यस, बिल्कुल कैपेबल है। 6 बाइट इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस जहां से आप जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हो, है ना। और ये जो हम जानते हैं मैक एड्रेस, इथरनेट एड्रेस एक ही बात है। और जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके ऊपर हम पहले से इसको रखते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम कल गाड़ी का चेसिस नंबर की भी बात कर रहे थे, है ना। तो क्या दो कार का इंजन नंबर कभी सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो अलग बात है, उसको हम प्राइमरी रोल नहीं देते आइडेंटिफिकेशन का, है ना, बिकॉज वो हमें एग्जैक्टली मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगेन इट कैन बी सेम। तो ये यूनिक होगा थ्रू आउट द इंटरनेट। फॉलो कर पा रहे? तो अगेन थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप था ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है, इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या बोल रहा है, क्या समझ आता है। ये ट्राई किया आपने? इसको पढ़िए जरा। हाउ मेनी 8-bit कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 960 baud serial communication link using a synchronous mode for transmission with 1 start bit, 8 data bit, and 2 stop bit and 1 parity bit. ये टर्म अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइडिया है। बॉड सीरियल कम्युनिकेशन, देखिए बॉड रेट मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्पीड। तो अगर यहां पर इसने लिखा है दैट 960, हालांकि कभी कभी डिफरेंट हो सकता है वो बताऊंगा, बट अगर ये बोल रहा है यहाँ पर दैट 960 बॉड रेट, कैन आई से इट इज नथिंग बट 900? यस, it is 9600 bits per second, ऐसा बोल सकते हैं। 9600 baud rate मतलब 9600 bits per second। अब आपको कुछ एडिशनल डेटा देखना है। जब भी आप डेटा सेंड करते हैं, रियल डेटा 8 बिट्स अगर डेटा की हैं, अगर डेटा की 8 बिट्स हैं, तो एक तो आपका स्टार्ट बिट है, उसके बाद 2 आपके स्टॉप बिट है, और एक आपका पैरिटी बिट है। तो 1, 8 and 2 and 1, तो टोटल लेंथ कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। जबकि उसमें जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 8 बिट ही है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगर मैं ओवरऑल 9600 बिट्स सेंड कर रहा हूं, तो मैंने कितने कैरेक्टर सेंड किए? मुझे इसको 8 से डिवाइड करना चाहिए कि 12 से? मुझे इसको 12 से डिवाइड करना चाहिए, isn't it? Yes, because
मेरी जो कॉस्ट है वो तो 12 ही आ रही, वो भली एक बात है उसके अंदर डेटा एड जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कितने 8 बिट कैरेक्टर हम सेंड किए, तो अगेन आप चल सकते हैं 8, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 12 8 96 एंड 800, तो आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं कि, वरना सोच के लगता है कि नहीं इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे, बट नहीं सर, क्योंकि एडिशनल पेनल्टी आप पे लग रही है, हर 8 बिट पे 4 बिट की पेनल्टी है काइंड ऑफ, जो एडिशनल कॉस्ट हमें खर्च करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हम ये कंसीडर कर रहे हैं। बॉड रेट में और बैंडविड्थ में क्या डिफरेंस है? बैंडविड्थ इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं ना, कि हमारा जो टोटल बैंडविड्थ है, एक तरीके से अगर मैं एक बार डिस्कस करता हूं। देखिए ये तो आप समझ रहे हैं ना कि डेटा एक्चुअली वेव्स में ट्रांसमिट होता है। यस, तो अगर मैं वेव्स की टर्म्स में बात करूं, तो एक बार जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना, और बाद में उसी पोजीशन तक हम आते हैं यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा। फिजिक्स में पढ़ा है आपने। दिस इज वेवलेंथ। अच्छा, ये बहुत बड़ी और बहुत छोटी कैसी भी हो सकती है। जब मैं आपसे फिजिकल लेयर की बात कर रहा था, पूरा स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर? यस। अच्छा, वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि एक बार पूरी पोजीशन रिपीट करके इधर आ जाते हैं। द अदर थिंग वी हैव इज फ्रीक्वेंसी। एक तो होता है वेवलेंथ, है ना, और दूसरा जो टर्म हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। सही बात है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। यस, और ऑब्वियसली अब आप सोचिए, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, या फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगा? क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आमतौर पे देखो, जब हम बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा कि सर बैंडविड्थ क्या है। देखिए जब हम कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं ना, बैंडविड्थ क्या है, तो इन रियलिटी हम बात कर रहे होते हैं कि आप कितने स्पीड से डेटा सेंड कर सकते हैं, इजंट इट? मैं बोल दूंगा चैनल का बैंडविड्थ सर 10 MBPS है, तो मैं क्यों इसको फिर थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक ही शब्द के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जब आप हमसे पूछते हैं, हमारे लिए बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड। यस, कि चैनल का जो बैंडविड्थ है वो क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछेंगे बैंडविड्थ का मतलब क्या है, नो नो, थ्रूपुट इज, हाँ अच्छा मुझे लगा थ्रूपुट इन रियलिटी। यस, बैंडविड्थ थियोरेटिकल स्पीड और थ्रूपुट प्रैक्टिकल स्पीड, ऐसा बोल सकते हैं। कैन वी से लाइक दिस? बैंडविड्थ इज द थियोरेटिकल स्पीड जो हमसे प्रॉमिस किया गया है। जैसे जब आप बाइक खरीद के लाते हैं, तो कंपनी क्या बोलती है, कितना एवरेज आएगा इसका? ज्यादा ही बोलते हैं ना, 84 और 100 भी मैंने सुना है, समथिंग लाइक दिस। प्लेटिना का 110 आएगा, क्या बात है। और रियलिटी में कितना आता है? रियलिटी में 50-60 ऐसा आता है ना। अब वो बोलता है कि मैंने तो स्पेशल कंडीशन से मशीन के ऊपर बस स्टार्ट करके चेक किया था, मैंने तो कोई इसके ऊपर बंदा भी नहीं बिठाया, इजंट इट? तो भाई चांद पे थोड़ी चलानी थी, चलानी तो पृथ्वी पे ही थी, बैठ के चलानी थी, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे ही अब ऑब्वियसली आप स्पीड चेक कर रहे हैं, बट रन टाइम पे कुछ टाइम एल्गोरिथम वेस्ट करेंगे, प्रोटोकॉल वेस्ट करेंगे, ट्रांसमिशन होगा, तो जो रियल स्पीड मिलती है दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट, अदरवाइज थ्योरेटिकल स्पीड है दैट इज बैंडविड्थ। बट अगर ये चीज आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछोगे ना बैंडविड्थ क्या है, तो क्या वो बोलेंगे स्पीड ऑफ द सिग्नल? नहीं, आपका जो बैंड है उसकी विड्थ क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था ना, अब मान लीजिए रेडियो सिटी या जो भी, और कौन सा चैनल 93.5 क्या है, 93 पॉइंट क्या है,
रेड एफएम है। अच्छा, अब इसको एक बार चेक करिएगा ना, 93.5 हम बोलते हैं चैनल की फ्रीक्वेंसी, क्या यही तो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी क्या है 93.5। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं दैट नॉट ओनली 93.5, ये जो रेड एफएम है इसका आपको कनेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा 93.2 से, और कनेक्शन मिलता रहेगा 93.7 तक। फॉर एग्जाम्पल, पहले वीक कनेक्शन होगा कुछ इस तरह से, बेस्ट कनेक्शन 93.5 में मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। यस, नाउ दैट बैंड इज एक्चुअली मींस बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स वन। अब बताओ मेरी बात समझ रही है क्या? जो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड बीच में आपको दे दिया, नाउ दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस। उनके लिए बैंडविड्थ मतलब स्पीड नहीं होता, क्योंकि वो तो और ज्यादा डिटेल में से पढ़ रहे होते हैं। तो वहां हम बोलते हैं कौन सा बैंड किसके पास है, इसकी बैंडविड्थ क्या है। तो रियलिटी में बैंडविड्थ का यही मतलब होता है, लेकिन हम उसको मैच कर रहे होते हैं स्पीड के साथ। तो हमारे लिए बैंडविड्थ मतलब स्पीड है। हमने अभी तक डिस्कस किया क्या कभी भी किसी के अंदर ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। देखो, रिसोर्स प्रोवाइड कराना किसका काम है? रिसोर्स प्रोवाइड कराना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है, उस रिसोर्स को यूज करना हमारा काम है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? रिसोर्स प्रोवाइड कराना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है, उस रिसोर्स को यूज करना हमारा काम है। दिमाग तो सब लगा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है, दिमाग सब लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और छोटा सा आइडिया, जहां पर अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, हम नहीं जाते, पर इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ये बात तो आप समझते हैं कि जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, अल्टीमेटली जो सिग्नल्स हैं, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है 0101, उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिजिकल मीडियम में तो भाई सिग्नल ही जाएगा ना। यस, और वापस आते हुए उसको डिकोड करना पड़ेगा, उन सिग्नल्स को दोबारा बाइनरी में लाना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं। और वैसे तो हमें क्या लगता है ना, कभी कभी ऐसा सोचिएगा कि सर जहां 0 है वहां लेवल पे रहता है, जहां 1 होता है वहां ऐसे बना देते हैं, यही समझ है हमारी? नहीं, अगर मैं बोलूंगा 0 1 1 0 1 ये बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे ऐसे चलना चालू कर देते हैं, इधर 1 आएगा ऐसा चल लेंगे, इधर 0 आएगा ऐसा चल लेंगे, ऐसा चल लेंगे, सर ये बना दिया। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स। अब उनके अपने जस्टिफिकेशन है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम यहां पर एक स्कीम डिस्कस करेंगे, मैनचेस्टर स्कीम। हम जो स्कीम डिस्कस करेंगे वो एज इट इज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बट क्या हम यहाँ पर टॉपिक को इस लेवल तक समझने के लिए तैयार हैं कि रूल आया कहां से? नहीं सर, वो हमें नहीं पता कि वो इस तरह से एग्जैक्टली उसको क्यों कर रहे होता है। ऑब्वियसली देयर विल बी मेनी जस्टिफिकेशंस टू इट, बट वो हमको, हमारा उससे लेना देना नहीं है। जो रूल है वो हम फॉलो करेंगे। तो कह रहा है, एट द सेंडर the data are converted to the digital signal using the Manchester scheme, and at the receiver the received signal is interpreted as Manchester and decoded into the data। तो वैसे तो हमारा काम इससे ऊपर से चालू होता है, बट ये कोडिंग और डिकोडिंग होती कैसे है ये एक बार अपने को ऑब्जर्व करना है। फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए, मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में ये एक बात मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से हम ये कन्वर्जन करते हैं और क्या आइडिया होता है। नाउ, distal to distal polar encoding method means in which the transition occur at the middle of each bit interval into to provide synchronization। ये कहता है कि जो चेंज होता है ना, जैसे अभी हम आमतौर पे बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 पे स्टैटिक चला, फिर जब बिट चेंज हुई तो सिग्नल चेंज हुआ, फिर स्टैटिक चला, फिर स्टैटिक चला। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में देखो, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बट देयर यू सी मैनचेस्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, जब आप एकदम मिडिल ऑफ द बिट पे होंगे, मिडिल ऑफ द सिग्नल पे होंगे, तो वोल्टेज लेवल चेंज करेंगे। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? नाउ दिस इज वोल्टेज। व्हेन यू आर एग्जैक्टली इन द मिडिल, देन
you will be changing this idea. Yes. नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखता हूं. इन मैनचेस्टर एनकोडिंग ड्यूरिंग duration the bit is divided into two halves. ये हमें समझ आ रहा है. The voltage remain at what level during the first half and move to the another level during the second half. The transition is at the middle of the bit synchronization. मेरे ख्याल से वही बात को थोड़ा सा और एलोबरेट करके कह रहा है, कोई नई बात नहीं है. यस. अब देखिए मैं एक आइडिया समझाता हूं और बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे. जीरो ऑन द कॉन्ट्ररी, या आमतौर पे चलिए सोचते हैं जीरो मतलब क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए काइंड ऑफ. तो यहां देखिए जैसे जीरो आया हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं. क्या ये चीज आप फॉलो कर रहे हैं? हम जीरो पर ऊपर से नीचे गए, है ना. उसके बाद ये मैं एक काम करता हूं, लेट मी टेक अ फ्रेश स्लाइड. मुझे कोई भी सिग्नल बताओ भाई. टेल मी 0101 का कोई पैटर्न बताओ. 1 0 एंड नहीं, बस पहला ही ले लेता हूं 1 0 एंड देन 1 1 0. एक और जीरो ले लेता हूं सो दैट कंसेक्यूटिव जीरो भी आप समझ जाओ, है ना. चंदन बोरी अपना होमवर्क खुद करेंगे, अभी मुझे फोटो बना के भेजेंगे, सर देखो मैंने सॉल्व कर लिया. वेरी गुड, आई लाइक इट. मतलब वो ये ना कि अपना अपने को थोड़ी करना पड़ रहा है, पूछ रहा है तो बोल देते हैं. ऐसा बोलते कि अगली बार पूछे ही ना, परेशान कर दिया. चलिए अब देखिए, तो अगर मैं इंडिपेंडेंटली आपसे बोलूं 1 का मतलब क्या होगा. 1 मतलब सर होगा जब आप 0 से 1 पे जाएंगे. डज दैट मेक सेंस? दिस इज 1. 0 मतलब क्या होगा? 0 मतलब होगा जब आप 1 से 0 पर आएंगे. ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? पहले इंडिपेंडेंटली इसलिए बना रहा हूं. 1 मतलब जब 0 से 1 पे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन बोलते हैं. नाउ दिस इज नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज. 1 इज नेगेटिव एज और इट इज पॉजिटिव एज. नीचे से ऊपर गया, इट्स पॉजिटिव एज. 0 मतलब ऊपर से नीचे, इट इज नेगेटिव एज. यस. ओके. तो सर अगर मैं इसको आगे बनाना स्टार्ट करूं तो जहां मैं गलती करूं मुझे बताइएगा. तो 1 से देखिए मैं चालू कर रहा हूं, बल्कि यहां तो मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं. और ये लीजिए 0 से ऊपर हम चले गए. अभी टेंशन मत लो कौन कैसे कनेक्ट होगा, जैसे बोल रहा है बनाते जाओ. नाउ व्हाट इज 0? बस कहां सीधा जेड उल्टा जेड जैसा आपको लग रहा है, बस बनाते चले जाओ. तो फिर 1 आया, फिर सर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, फिर 1 आया, फिर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा. 0 आया तो सर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, और 0 आया तो सर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा. क्या इतनी बात फॉलो कर पा रहे हैं? पहले बताएं. अब यहां पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि कई जगह आपको सिग्नल ब्रेक होता नजर आ रहा है. तो जस्ट जॉइन देम टुगेदर लाइक दिस. अगर कहीं पर आपको सिग्नल ब्रेक होता नजर आ रहा हो, बस उसको ज्वाइन कर दो. तो अब ये आपने अपनी पहली, अच्छा जैसे हम बोलते हैं मुबारक हो, क्या हो यार, मुबारक हो, मैनचेस्टर एनकोडिंग हुई है. तो ये आपने पूरा का पूरा सिग्नल बना लिया. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस. तो पहले क्या करना है, बीच में जगह बनाओ और बनाते चले जाओ आराम से. पहले 1 ड्रॉ कर लो, फिर 0 ड्रॉ कर लो, और बाद में बस कनेक्ट कर दो अगर कहीं पे डिफरेंस हो रहा है. डायरेक्ट 0 क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर रहा हूं और बिल्कुल बेशर्मी के साथ कर रहा हूं कि क्या मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इसे बीच में चेंज करते हैं, पहले से नहीं करते. नहीं. और ये टेक्निकली समझने के लिए हम क्या बोलना चाहिए, एलिजिबल भी नहीं है. हमें नहीं पता क्या मैथमेटिक्स है इसके पीछे की, क्यों बीच में चेंज करना ज्यादा लॉजिकल बात होती होगी. बिट सिंक्रोनाइजेशन ऐसा बेटर क्यों होता होगा, वी डोंट नो दैट. बट व्हाट आई नो कि 1 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और उसी तरह से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं. देखिए ओके. अभी देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हाँ, एलियंस आ गए थे. माइक इज ओके.
आवाज नहीं आ रही क्या? एलियंस आ गए थे कढ़ी चावल लेके कि नाश्ता कर लो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूंगा। ओके, नाउ यू सी, नहीं उनके यहाँ कढ़ी चावल खाते नाश्ते में, इसलिए तो एलियंस हैं वो। बताएं जरा, समोसा खाते तो इंसान नहीं बन गए होते? बताएं जरा, ये सिग्नल मैं बोल रहा हूं मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या ये हम फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, अब अगर हम इसके उल्टा काम करें, अगर हम इसके उल्टा काम करें, यानी कि मैं आपको वैल्यू बताऊं, एक मिनट रुकिएगा भाई, यार ये पेन टैब ने मुझे परेशान कर दिया है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, यस। तो बोला था कि अगर हमारे पास सिग्नल हो तो उसको 010 में कन्वर्ट करना, या 1010 का पैटर्न हो तो उसके लिए सिग्नल बनाना, क्या ये दोनों ही काम हम कर सकते हैं? यस और नो? हाँ सर, दोनों काम कर सकते हैं, है ना। एक और करना चाहेंगे? कोई एक और सिग्नल बता दो एक बार, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक्सक्यूज मी, क्या बता रहे हैं? एकदम चेंज नहीं करता, कभी कभी सेम रखता हूं ताकि वो आइडिया आप समझो। मैं बनाता हूं 101101, ये करो, दो कंसेक्यूटिव 0 दो कंसेक्यूटिव 1। आप बना के बताओ जरा कैसे करोगे? वेरी गुड। आप लोग कॉपी पे ड्रॉ करो, पहले लाइन से सेपरेट करो इन बिटवीन, और फिर बताओ कैसे होगा। ठीक बना है बिल्कुल, अगस्ती जी बिल्कुल ठीक बना है। अभी जो कार्तिक आप पूछ रहे हो आगे अभी मुझे कवर करना है। डन? सब लोग कर पा रहे हैं? ठीक है, तब देखिए फिर दोबारा वही करते हैं। पहले मिलाने का, इनको टच करने छोड़ दीजिए। 0 मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, दैट इज 0। बस ये बनाते जाओ। 0 मतलब सर ऊपर से नीचे आना। 1 मतलब नीचे से ऊपर जाना। 0 मतलब ऊपर से नीचे आना, 1 मतलब नीचे से ऊपर जाना। 0 मतलब ऊपर से नीचे आना और 1 मतलब नीचे से ऊपर जाना। क्या यहां तक की फिलॉसफी फॉलो कर पा रहे हैं हम? अच्छा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ लास्ट में कहीं कहीं होगा कि सिग्नल मैच नहीं करेगा, इधर मैच नहीं कर रहा, यू कैन लिंक इट। इधर मैच कर रहा है, इधर मैच नहीं कर रहा, उठा के कनेक्ट कर दीजिए, और बाकी सब जगह मैच कर रहा है। बस इतने सी मैथ है। क्या ये बात अभी सबको समझ आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बताओ, फिर मैं आपको कंफ्यूज करता हूं दोबारा। अगर समझ आ रही है तो बताइए, फिर मैं आपको दोबारा से कंफ्यूज करता हूं।
आप हिजबुल्ला देखिए, हिजबुल्ला के तेहरान में, हिजबुल्ला की जो टॉप ब्रांच है पर हाउस। ओके, कुछ कुछ आज मेरा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। और आप देख रहे हो यूट्यूब मुझे क्या क्या सजेस्ट कर रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं सुने आप। डिबेट थी, रसगुल्ला नहीं, हिजबुल्ला, इजराइल फिलिस्तीन डिबेट, न्यूज। इन्हें ये देखो, ये भूखे लोग हैं, इन्हें हिजबुल्ला भी रसगुल्ला सुन रहा है, हिजबुल्ला भी रो रहा होगा बैठ के। ठीक है, ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एक प्रॉब्लम क्या है। ये जो मैनचेस्टर एनकोडिंग है ना, ये ओरिजिनली एक साइंटिस्ट थे जीई थॉमस जिन्होंने दी थी। जो मैनचेस्टर एनकोडिंग थी ओरिजिनली एक साइंटिस्ट थे जीई थॉमस जिन्होंने दी थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उल्टा किया था। यहाँ देखो, ध्यान देना, ओरिजिनल एनकोडिंग में जो 1 था वहां पर आप ऊपर से नीचे आते थे, और जो 0 है वहां पर हम नीचे से ऊपर जाते थे। फॉलो कर पा रहे हो? 1 मतलब ऊपर से नीचे और 0 मतलब नीचे से ऊपर। अब ऑब्वियसली क्या ये कंफ्यूजिंग है? 1 मतलब ऊपर से नीचे और 0 मतलब नीचे से ऊपर। हाँ, कंफ्यूजिंग है। और सोचने में लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मेरे को देखो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को टेक्निकलिटी तो ऑब्वियसली हमारी ब्रांच का काम नहीं है, बट उसके बाद क्या किया, जब IEEE ने इथरनेट को स्टैंडर्डाइज किया, याद है 802.3, तो IEEE ने मैनचेस्टर कोडिंग चेंज कर दी। IEEE ने 1 को सेम कर दिया, जो भी हम पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर, और 0 को कर दिया ऊपर से नीचे। तो अब 2 तरह की मैनचेस्टर एनकोडिंग हो गई, बताओ कौन सी? Now there are 2 types of Manchester encoding possible. अब कौन सी 2 Manchester encoding हो गई भाई? एक ओरिजिनल थॉमस वाली, जहां पर 1 पे ऊपर से नीचे आने का है, और एक वो जो स्टैंडर्डाइज की किसने, जो स्टैंडर्डाइज कर दी किसने? IEEE ने। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, तो मैं अब एक काम करता हूं, बाकी कंफ्यूजन आप पे छोड़ता हूं। जरा ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी इस पैटर्न पे कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मुझसे मत पूछिएगा, जो समझ आ रहा है पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या इसने, मैं समझाता हूँ एक एक करके। इस क्वेश्चन के अंदर क्या इसने कहीं पर भी ये मेंशन किया है कि ये कौन सी एनकोडिंग की बात कर रहा है? मैनचेस्टर के अंदर टॉकिंग अबाउट जीई थॉमस या IEEE? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला है ना। और ऑप्शंस को मैं आप देखोगे ना, जानबूझ के उसने इसी तरह ऑप्शंस बनाए हैं कि यहाँ पर कंफ्यूजन का ऑप्शन हो, यस और नो।
अब इस बात को समझिएगा, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इट। जैसे फॉर एग्जांपल, यस यस, अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं तो क्या पहले सिग्नल से आप मैच करोगे? पहला सिग्नल आपको 1 नजर आ रहा है, सॉरी पहला सिग्नल आपको, आई एम सॉरी मैं दूसरी तरह से बात करता हूं, मैं सिर्फ सिग्नल एक ही बात कर रहा हूं। अगर मैं देखता हूं ऊपर से नीचे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जीई थॉमस, देन दैट इज 1। जीई थॉमस के हिसाब से ये 1 है, यस। अगर मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल ई, अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल ई, देन दैट इज 0। मुझे पता है दोनों बात सोच पा रहे हैं क्या? और बिकॉज ऑफ दिस, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज ऑफ दिस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे ये दोनों ही ऑप्शन लॉजिकली सही होंगे। आई कांट से कि मैनचेस्टर कोडिंग का कौन सा वर्जन है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वी कैन टेक बोथ द आइडियाज टुगेदर। ये तो पहली बात हुई। क्या ये बात समझ पा रहे हैं जो पहली प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूं? बाय डिफॉल्ट आई ट्रिपल ई मान लेंगे, देखिए इस पे बहस हो सकती है, बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, लोगों ने बाय डिफॉल्ट ज्यादा वैल्यू थॉमस को दी है, तो मैं खुद भी इसमें कंफ्यूज ही था एक लेवल के बाद। तो बाय डिफॉल्ट ना मान के भाई आप मुझे बता दो, क्योंकि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। या तो आप बता दो कि आप जी थॉमस यूज कर रहे हो, या तो बता दो आई ट्रिपल ई यूज कर रहे हो। यस, हाँ। तो खैर ये पुराना क्वेश्चन है, बट अभी अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो उसके ऊपर बनता है कि वो इस बात को क्लियरली मेंशन करे। क्या ये बात समझ आती है? ओके। अब रही बात उसके आगे की कि डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल क्या है। देखिए इंटीग्रल इज नथिंग, हाँ एक कंसिडरेशन है। अब यहाँ देखिए एक और वेरिएशन आपको बताता हूँ, एक काम करता हूँ पहले आपको लेके चलता हूँ और टेबल में इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। या चलिए लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड। ये डिफरेंशियल एनकोडिंग क्या है सर? देखिए मैंने आपको समझाया कि लेट मी ड्रॉ अ 2 डायमेंशनल सिस्टम लाइक दिस, सो दैट जो वेरिएशन है वो आपको समझो। मुझे बताएं हाउ वी रिप्रेजेंट जीरो, हाउ वी रिप्रेजेंट जीरो। तो बल्कि मैं इसको इधर रखता हूं सो दैट आप समझ सको। देर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट जीरो। आइदर यू रिप्रेजेंट जीरो लाइक, यू रिप्रेजेंट जीरो लाइक दिस, ऊपर से नीचे की तरफ, और यू रिप्रेजेंट जीरो लाइक दिस, नीचे से ऊपर की तरफ। सही बात है क्या? सिमिलरली, अच्छा मैं बता देता हूं, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, देन दैट इज आई ट्रिपल ई, और दैट इज जीई थॉमस। यस, सिमिलरली 1 आई ट्रिपल ई बोलेगा यू गो हैव अ पॉजिटिव एच नीचे से ऊपर, एंड लाइक दिस। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए एक वेरिएशन हम यूज करते हैं, एक वेरिएशन हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल एनकोडिंग। और डिफरेंशियल एनकोडिंग में देयर इज नो चेंज ऑन 1। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या 1 पे कोई चेंज होगा? नहीं। अगर आप बोलते हैं डिफरेंशियल एनकोडिंग यूज करना है, पॉज हो रहा है क्या? क्लियर है क्या? ओके ओके, हाँ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल एनकोडिंग अगर आप यूज करेंगे तो क्या 1 पे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन 0 पे चेंज होता है। और 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन डिफरेंशियल एनकोडिंग हम स्टार्ट और एंड करते हैं सेम लेवल पे। तो देर आर 2 आइडियाज। अगर आप इस तरह से 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रुकिए मैं डायग्राम से बताता हूँ एज के साथ। तो आप नीचे से ही शुरू करेंगे, फिर आप ऊपर से नीचे आएंगे, और फिर यहां पर रुकेंगे। नाउ दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट 0 इन डिफरेंशियल एनकोडिंग। अगर आप जीई थॉमस यूज कर रहे हैं तो आप ऊपर से ही शुरू करेंगे,
फिर नीचे आएंगे और फिर ऐसे लिखेंगे, बस ये चेंज है। अब ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, ये क्या ड्रामा है, बट एक बार देखिए आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अगर आप डिफरेंशियल एनकोडिंग यूज करते हैं तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अभी बताओ क्लियर हो रहा है क्या? इंस्टेड ऑफ दिस जीरो ओनली, हालांकि बहुत सिंपल है, आप पहले की तरह जेड बनाओ, बस एक एज इधर लगा दो। सिमिलरली पहले की तरह रिवर्स जेड बनाओ, एक एज और लगा दो, इतना काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो, है ना, कंज्यूगेटिव वाला, यस सोच सकते हैं एक तरीके से, तो अगर आप ऐसा करते हो तो नाउ दैट इज एन आइडिया ऑफ डिफरेंशियल एनकोडिंग। फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? तो अब देखिए हम दोनों तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बताओ, इस सिग्नल को हम पहले किसकी तरह पढ़ के चले? इस सिग्नल को पहले सिंपल पढ़ के चल लेते हैं, आई ट्रिपल की तरह पढ़ लेते हैं। तो अगर आप आई ट्रिपल की तरह पढ़ोगे तो पहले सिग्नल को कैसे पढ़ोगे? जीरो। यस, आई ट्रिपल के हिसाब से तो पहला सिग्नल जीरो है। मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूं। यस सर, पहला सिग्नल जीरो है। एक मिनट रुकिए, मैं दोनों वेरिएशन साथ साथ बनाता हूं, उसको हाईलाइट करते चलता हूं। नाउ लुक एट दिस। तो आई ट्रिपल बोलेगा जीरो मतलब बस इतना, सही बात है कि नहीं? आई ट्रिपल बोलेगा जीरो मतलब इतना, लेकिन मैनचेस्टर बोलेगा, अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो, सॉरी, डिफरेंशियल बोलेगा ऐसे, लाइक दिस। वही एक एच स्टार्टिंग में लगाओ। फिर सिमिलरली ये भाई साहब किधर चले गए? ये चले गए इस बार नीचे से ऊपर गए, तो इसने वन लिखा, लेकिन हम वन ऐसे नहीं लिखते, हम वन भी ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ये वाला एज आप लगाओगे, फिर इधर से चालू करोगे, फिर ऐसे कनेक्ट करोगे। देखो फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो ये जो मैंने रूल आपको बताया ना इधर, ये सेम मैकेनिज्म है, बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना, और उस तरह से पूरा प्रॉपरली फॉलो करोगे तो बात समझ आती रहेगी आपको। हालांकि नहीं, मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि एक बात तो क्या है कि ये टॉपिक जो है, इंटीग्रल इज नथिंग। इंटीग्रल तो आपको कंफ्यूज करने के लिए था, जो होता है वो सिर्फ डिफरेंट वेरिएशन जो है वो मैनचेस्टर है। देखिए पॉइंट क्या है, मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया तो मैं आपको बता सकता हूँ। इन सबके वेरिएशंस हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इजंट इट? जैसे हम अपने प्रोटोकॉल्स अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग एनकोडिंग स्कीम के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉब्लम यह है, ना तो हमें प्रॉपर्टी पता और ना तो हमें उस प्रॉपर्टी का बोलना चाहिए इफेक्ट पता है क्या है। नाइदर वी नो द प्रॉपर्टीज नॉर वी नो द इफेक्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। तो आपके पास तो जो बस वेरिएशन है उसके थ्रू आप देख सकते हो। और एज फार एज गेट इज कंसर्न, ये बस एक बार क्वेश्चन आया है, एक बार 2007 में, ना उसके बाद कभी आया ना उसके पहले कभी आया। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी बताना तो मेरा काम है। ओनली वन क्वेश्चन इज आर इन गेट इन दिस मच डिटेल, ना उससे पहले कभी पूछा ना उसके बाद कभी पूछा है ना। लेकिन क्योंकि एक बार पूछ लिया, तब इसको बताना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बस मैं डिस्कस कर रहा हूं। फॉलो कर पा रहे हैं? बाकी जो आइडिया है, जो वेरिएशन है, वो मैंने आपको बताया। आप प्रैक्टिस जितनी भी चाहे कर सकते हो। यस, अच्छा, उसके बाद भी ये क्वेश्चन तो ऑल मार्क्स वाले ही था क्योंकि इसमें डिटेल नहीं है। तो क्या ऑप्शन ए और बी दोनों सही है? हाँ सर, जीई थॉमस के हिसाब से ऑप्शन ए सही है, और क्या बोलना चाहिए, आई ट्रिपल ई के हिसाब से बी सही है। नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इस पे ज्यादा पढ़ने के लिए मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा। और ज्यादा पढ़ेंगे तो मजा तो आएगा, लेकिन नंबर नहीं आएगा, पॉइंट ये है। तो आप चाहें तो दो चार सिग्नल बना के देख लें, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यस, ठीक है।
ये अब एक पॉइंट देखिए जरा, यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। In Ethernet, when Manchester encoding is used, the rate is half the baud rate, twice the baud rate, same as baud rate, या फिर none of above। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था इन जनरल baud rate and bit rate are same or different। देखिए थोड़ी देर मैंने पहले आपसे बोला था that in general baud rate and bit rate are same, isn't it? ठीक है, अब यहां पर ये क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है तो ये एक टेक्निकलिटी मुझे चाहिए कि मैं आपसे क्लियर करता चलूं। और अगेन कोशिश क्या रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्यादा हम ना पढ़ें, उतनी बात ऑब्जर्व करें जितनी हमारे लिए जरूरी है ना। हाँ, तो मैं पहले इस आइडिया को समझाता हूँ। ये एक टेक्स्ट देखिए यूज कर रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ, पीपीटी में भी मैंने स्लाइड को रखा हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो मैं लेट मी रीड ईच एंड एवरी लाइन वन बाय वन, है ना। ये कहता है द बिट रेट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल बिट। ये तो हमारा हमारा एरिया है, सही बात है। जब डिजिटल के अंदर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हम बिट रेट की बात करते हैं। हाँ सर, हमने सारी बैंडविड्थ बिट रेट के हिसाब से ही ऑब्जर्व की है, पहली लाइन में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन बोलता है while baud rate is related to the speed of the change of symbols which are significant in analog signals। तो जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो एनालॉग में जब खेलते हैं तो ये बिट रेट ना बोल के बॉड रेट बोल रहे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो ये हमारी लाइन का तो नहीं है बॉड रेट वाला आइडिया, हम तो आज तक बिट रेट ही पढ़ते हैं और आगे भी बिट रेट ही पढ़ेंगे। बट सेम आइडिया जब आप एनालॉग में पढ़ रहे होते हो तो यू डोंट से इट्स बिट, यू से इट्स बॉड रेट। यस, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए नाउ दीज कैन बी आइदर इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेजेस और मोर कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन मेथड। अब ये पढ़ने के बाद तो आपको समझ आना चाहिए कि और कितना मुश्किल हो सकता है। ये बॉड रेट फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हो सकता है, एम्पलीट्यूड की टर्म्स में हो सकता है, या हो सकता है और कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया हो। मुझे बहुत तो याद नहीं, बट आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या टाइम मॉड्यूलेशन कुछ पढ़ा था, याद है? जहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी 12th में मैंने पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नो 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 नो, इट्स नॉट नो 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 नो, इट्स नॉट टीडीएम एंड एफडीएम में, इट्स मॉड्यूलेशन, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके कुछ सिग्नल भेजते हैं, है ना, या फिर एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करके सिग्नल भेजते हैं, लाइक एएम एंड एफएम। यस, सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट वो कैसे करते हैं, बट कुछ चेंज करके सिग्नल भेजते हैं, है ना। तो बस मैं बता रहा हूं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके अंदर, ये बात समझ आ रही है। और ये बॉड रेट उन सब केसों में काम करता है। आगे बढ़ता हूं। इन मैनचेस्टर कोडिंग वन बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेजेस। अब भी ये बात तो आपको पता है। हाँ सर, मैनचेस्टर में तो ऐसा है कि आम तौर पे जिसको मैं 1 बोल देता हूं, नहीं, डिजिटल में तो हम सिंगल वोल्टेज लेवल मान के चलते हैं, बट मैनचेस्टर में चेंज करते हैं लाइक दिस। तो 1 को 2 वोल्टेज पर डिफरेंटली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और चेंज को कंसीडर कर रहे हैं। यस, therefore let say if you want to transfer 1 megabits of digital data in 1 second, then you'd need to make 2 million changes in the level of the analogous signal। Now does that make sense? हाँ सर, ये बात भी समझ आ रही है कि अगर हमें 1 मिलियन बिट्स भेजना है डिजिटल के हिसाब से, तो इनके हिसाब से 2 मिलियन बार सिग्नल आएगा, क्योंकि हर बिट पे 2 सिग्नल आ रहा है अलग अलग, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो अब क्या इस आइडिया को कंक्लूड किया जा सकता है कि मैनचेस्टर इस आइडिया के हिसाब से, अगर मैं बोल रहा हूं 1 MBPS का कनेक्शन है, तो दरअसल बॉड रेट हो जाएगा 2 मिलियन, डबल हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? यस। तो अब देखिए, कुछ समय पहले जब उसने हमसे बात की 960, तो मैंने आपसे बोल दिया सेम रख लो, क्योंकि क्या उसने मैनचेस्टर शब्द का इस्तेमाल किया था? नहीं। तो मैं मान के चल रहा था सर कि 1 सिग्नल लेवल, 1 सिग्नल इज 1 वोल्टेज सिग्नल ऑल्सो, 1 डिजिटल बिट इज 1 सिग्नल।
तो दैट्स व्हाई वी टेक इट सेम। बट अभी तो इस क्वेश्चन में उसने वर्ड लिख दिया ना मैनचेस्टर, वी नो कि यहां डिफरेंट होता है। अब आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। अब आप बता सकते हैं इन इथरनेट व्हेन मैनचेस्टर कोडिंग यूज द बिट रेट इज, नाउ यू कैन से सर दिस इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये आधा होता है बॉड रेट से। मुझे बताएं इसके पीछे का जो जस्टिफिकेशन है वो आप लोग फॉलो कर पा रहे हो क्या अभी? क्योंकि एक्चुअली हमारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन नहीं है ये। अब क्या बोल करो, तो मैंने मार्क भी कर दिया, ये किस तरह की बात हुई भाई? हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर में भी जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो टेक्निकली आप कहां पहुंच जाएंगे? टेक्निकली कहां पहुंच जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जो हमारा फील्ड है नहीं। यस, ठीक है। तो अब मैं यार एक काम करना चाहता हूं, मुझे अलाउ करो ये काम करने के लिए। वो क्या कि मैं आपसे नेटवर्क लेयर डिस्कस करना चाहता हूं सो दैट मैं कुछ होमवर्क दे पाऊं। अभी 1 घंटा मेरे पास है, तो इतना तो पढ़ाऊं कि कुछ क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करके आओ आप, इजंट इट? यस, ओके, ओके। नाउ, हाँ बताइए बताइए, पूछिए क्या डाउट है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर का सबसे बड़ा चैप्टर है नेटवर्क का, बोल सकते एक तरीके से। वैसे अगेन मैं अभी समझाता हूँ। सर एक डाउट है, इथरनेट में अगर लेंथ बिट करप्ट हो गया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो रिसीवर को कैसे एंड ऑफ द फ्रेम पता चलेगा? एंड डेलीमीटर तो नहीं होता है ना वहां पे। अगेन, डू यू अंडरस्टैंड सुबीर, अभी आप ना सिर्फ डेटा लिंक लेयर के एस्पेक्ट से सोच रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो इथरनेट है ये उससे पहले आईपी के अंदर है, उससे पहले टीसीपी के अंदर है? यस। तो इट इज नॉट एट द वन लेवल जो आप टेंशन ले रहे हो उस बात का, इट इज नॉट एट द वन लेवल, देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। इधर नहीं तो किधर, किधर नहीं तो किसी और इधर, कहीं ना कहीं तो ये बालक पकड़ा जाना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, टोटल लेंथ तो छोड़ दीजिए, एवरी बिट इज नंबर्ड। एक बिट भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते इंटरनेट पे, हर चीज का हमने पूरा हिसाब किताब रखा है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अभी जब पूरा स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। यस, अच्छा। अगेन देखिए, पहले मैं कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर जो रियल आइडियाज है वो डिस्कस करेंगे। एक ही लाइन लिखी है, नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। क्या ये बात सही है? क्योंकि ये क्या, नेटवर्क लेयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ ट्रांसमिट करेगा? नहीं। सी, इंटरनेट इज नथिंग बट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, इजंट इट? इंटरनेट इज लाइक ए कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। तो क्या अगर मेरा एक स्टेशन ए में है और एक स्टेशन बी है, अभी अगर मैं डेटा लिंक लेयर की सिर्फ बात करूं, क्या डेटा लिंक लेयर कैपेबल है फिलहाल ए से बी तक डेटा पहुंचाने में? सेंडिंग अ डेटा फ्रॉम ए टू बी? नो नो नो, नहीं सर। लेकिन अब इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ लोकल एरिया में अपना पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली पहुंचना है, इट्स लाइक कि अभी तक आप इंडिया में घूम रहे थे, अभी आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, वांट टू डू द वर्ल्ड टूर। तो वर्ल्ड टूर के लिए आपको ऑब्वियसली यू नीड नेटवर्क लेयर। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नेटवर्क लेयर की, कि सर हम पहुंचा के आएंगे, टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क लेयर विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। के पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके। नाउ इफ आई गो फर्दर, सी देखिए क्या बोल रहा है।
नेटवर्क लेयर की सर्विसेज, हालांकि अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में ये सारी सर्विसेज की मैंने आपसे बात की थी, बट ये जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ये होगा कैसे? तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉजिकल एड्रेसिंग करनी पड़ेगी, एक नया एड्रेसिंग मैकेनिज्म। तो जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, लाइक सेम आइडिया, मैक एड्रेस है बट वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? क्या दुनिया के हर सिस्टम के पास मैक एड्रेस है? मुझे बताएं बात सोच के। यस है। तो उसी को यूज क्यों नहीं कर सकते? अलग अलग मैन्युफैक्चर हैं, अलग अलग सीक्वेंस यूज कर रहे होंगे, एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो तरह से समझाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं आधार कार्ड है, इंडिया के अंदर हम आधार कार्ड या वोटर कार्ड यूज कर रहे होते हैं, आजकल तो आधार ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना? मतलब मैं तो बता सकता हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग बचपन से ही आधार वाले फेज में है कि नहीं, बट मैंने देखा है कि प्राइमरी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हर जगह वोटर कार्ड हुआ करता था, बट नाउ नोबडी आस्क फॉर वोटर कार्ड, एवरीबडी आस्क आधार कार्ड। आज से 4-5 साल पहले तक हर कोई सिर्फ वोटर कार्ड मांग रहा होता था। भाई इंडिया में आप वोट कर सकते हैं, नहीं पैन कार्ड भी बैंक बैंक के लिए मांगते हैं, बिकॉज एड्रेस तो नहीं होता पैन कार्ड के ऊपर। तो नोबडी आस्क पैन कार्ड अनलेस एंड अनटिल कोई फाइनेंशियल काम आप कर रहे हो। यस, इज आधार कार्ड इज अ स्कीम? अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट। कोर्ट बीच में बदतमीजी करती है इंडिया में, वरना आधार को अगर और सीरियसली इंप्लीमेंट किया होता तो इसने देश का बहुत भला किया होता और करेगा फ्यूचर में। आधार इज लाइक ए मास्टर स्ट्रोक, है ना? बट खैर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इंडिया के अंदर आधार कार्ड है, क्या दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग किस्म के आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं? जी हाँ। तो वी नीड अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड जिसको हर कोई समझता हो। अब आप दुबई एयरपोर्ट पे जाके बोलोगे कि दिस इज, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये किस सरकार में आया था या कब आया था एग्जैक्टली, लेकिन हाँ मनमोहन सिंह के टाइम पे ही आया होगा, है ना? यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, अब एक बात समझिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यस, अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे जाके बोलोगे दिस इज माई आधार कार्ड, तो प्रॉब्लम क्या है? उसको ये पता ही नहीं कि आधार कार्ड होता क्या है, इजंट इट? उसको आपके आधार कार्ड पढ़ने की नॉलेज नहीं है। इस तरह मुझे तो पता भी नहीं दुबई के अंदर सोशल आइडेंटिफिकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, कुछ और होगा, उनका अपना कोई लोकल आईडी होगा, इजंट इट? यूएस में कुछ और होगा, यूके में कुछ और होगा, मतलब बात मोरलेस सेम ही है, बट सब लोग उसको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। हबीबी कार्ड हो सकता है, मतलब आपको लगता है सारे शेख पागल होते हैं, बस सुबह शाम तक हबीबी हबीबी करते हैं, बट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। चलिए खैर, बट नाउ इफ यू हैव अ पासपोर्ट, तो क्या हर किसी का पासपोर्ट हुआ? देखिए मौका देखिए, इफ यू हैव अ पासपोर्ट लाइक दिस, देख रहे हो मेरी प्रिपरेशन, देख रहे हो लेवल ऑफ प्रिपरेशन ना? इफ यू हैव अ पासपोर्ट, तो क्या ये पासपोर्ट हर कोई पढ़ता है, समझता है? नहीं, ऑब्वियसली पास नहीं रखता, बाय चांस ऐसा हो गया क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था उसमें पासपोर्ट की जरूरत थी। यस, तो अब जब आप जाएंगे और किसी को अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, विदेश में भी, इंडिया के बाहर, तो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या मतलब हो रहा है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, नाउ मैंने 5-6 कंट्री विजिट की होंगी। वीजा देख के क्या करोगे? हम उससे एजेंडा से भटक रहे हैं। चलो आप ये देख सकते हो ना, दैट इज अ वीजा फॉर यूरोप, दिस इज शेंजन वीजा। इस वीजा के साथ आप पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकते हैं।
like this. That is, I think, immigration stamp of Germany, like this. तो वो मार्क करेगा कब आया कब गया, ऐसा. उसके बाद तो एक बार आप यूरोप में घुसे तो फिर कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो सब सेम मानते हैं. चलिए खैर, लेकिन दोबारा ये क्रेडिट कार्ड दे दूं, पासवर्ड दे दूं, ओटीपी दे दूंगा, मेरी किडनी भी मांग लेना फिर, सर किडनी दे दो. कल मैं एक मीम पढ़ रहा था, एक मैसेज आया कि कि पता नहीं मीम था या रियलिटी था, उसको मैसेज आया कि ऐसे ऐसे आपके इतने मिलियन डॉलर की लॉटरी निकली है और ये अपना सब डिटेल दे दीजिए, आपके अकाउंट में डालना है. तो उसने लिखा, नहीं कोई बात नहीं, मेरी तरफ से लॉटरी जो है पीएम केयर फंड में डोनेट कर दो. नंबर उसने लिख दिया पीएम केयर फंड का कि इसमें डाल दो. ओके, नाउ यू सी. तो लॉजिकल एड्रेसिंग इज लाइक अ पासपोर्ट, जैसा भी कोई बीच में बार बार कमेंट कर रहा था. यस, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इस यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल करते हैं. यहाँ मैंने नहीं लिखा डब्ल्यू, यूनिक एंड यूनिवर्सल. क्या पासपोर्ट यूनिक है? हाँ, पूरी दुनिया में nobody can have two passport with the same number. Similarly, IP address is also unique. मजे की बात, यूनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग नहीं समझते, यूनिवर्सल है. आईपी के हिट होने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जब तक आपके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं कर सकते. तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी यूनिवर्सल है. क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इट इज यूनिवर्सल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अब लॉजिकल एड्रेस इंप्लीमेंट कैसे होगी बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे. द आइडिया ऑफ राउटिंग, यस, किस तरह से पैकेट जाएंगे, किधर से किधर घूमेंगे, सारा काम कैसे चलेगा. तो बहुत शानदार मैकेनिज्म है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे. बट राउटिंग इज अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, है ना. अच्छा, जहां तक बात है फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की, हाँ पूछिए. जहां तक बात है फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की, क्या यहां पर आईपी इज अ रिलायबल और अनरिलायबल प्रोटोकॉल? तो टेक्निकली इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, बट आगे आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ सम आईसीएमपी एंड आईजीएमपी एंड सम अदर प्रोटोकॉल, क्या एक लेवल का एरर या फ्लो कंट्रोल हम करते हैं. इवन अ स्मॉल लेवल ऑफ कंजेशन कंट्रोल आल्सो. यस. तो बाद में किस किस तरह के मैसेजेस हैं, वो कैसे कैसे काम करेंगे और कैसे आईपी बेसिक सिक्योरिटी यूज करता है, वो भी देखेंगे. बट अल्टीमेटली हम इसको मानेंगे रिलायबल के अनरिलायबल लास्ट तक भी. तो विल से दैट आईपी इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, दैट इज फॉर श्योर. यस सर, आई सॉ 2 IP address in my college using, sir, I saw same IP address in my college using a 2 different device. Now you may also see all the IP addresses as same in a college, because that the reason is आपके कॉलेज वालों के पास बस 2 ही आईपी है. बताना मत उनको, किसी को भी, या हो सकता है उन्होंने सबको ना बताया. दे हैव ओनली 2 आईपी. यस, आईपी इज कॉस्टली, आईपी इज कॉस्टली. 2 आईपी लिए और बाद में अगर आप बोलोगे, खैर हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, दिस आइडिया कॉल्ड पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी. ये इसको समझाने का सबसे आसान लॉजिक क्या हो सकता है. आजकल आपके और हमारे और ज्यादातर सभी लोगों के पास काफी कपड़े होते हैं, इजंट इट. बहुत सारे क्लोथ्स तो ऐसे हो सकते हैं जो अपन इतना यूज भी नहीं करते, है ना. लेकिन एक टाइम तक ऐसा नहीं होता था. अब फॉर एग्जाम्पल नो, इट्स नॉट, फिर देखो घुसारे वाले अलग अलग, कहीं सुन लिया होगा सब नेटिंग कहते हैं, ये पूछ लेता हूँ. रुको बेटा, रुको थोड़ा, सुनो अब मेरी बात. मान लीजिए कि एक यू हैव वन ब्लेजर, एक ही कोट है आपके पास. दैट कुड बी बेटर एग्जांपल. यू हैव सिंगल अम्ब्रेला, अभी बारिश हो रही है, यू हैव अ सिंगल अम्ब्रेला. यस. अब जब भी आपके घर से कोई बाहर जाएगा तो वो अम्ब्रेला लेके जाएगा. अब जब वो वापस आएगा तब तक दूसरा वेट करेगा कि यार वो अम्ब्रेला लेके गया, मेरे को अम्ब्रेला लेके जाना है. लाइक दिस.
लेकिन आपके घर से जो भी बाहर जा रहा है वो एक ही अम्ब्रेला शेयर कर रहा है ना। हालांकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट आइडिया क्या है, आइडिया समझिए कि आपने क्या किया, आपने एक आईपी एड्रेस लिया, अंदर अपने हिसाब से कुछ प्राइवेट आईपी की रेंज होती है, उसको आप मैनेज कर रहे हो, बट इन रियलिटी इससे जो भी बाहर निकलेगा वो सेम आईपी लेके निकलेगा, क्योंकि आईपी सबका सेम है। जब ये वापस आएगा तब लोकल एडमिनिस्ट्रेटेड राउटर होगा जिसको पता होगा कि मैंने किसको किस किस नाम का प्राइवेट आईपी दिया, तब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा देखा, बट उसका रीजन ये है कि यू नो दे हैव नॉट परचेज सफिशिएंट रेंज ऑफ आईपीज। अभी मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया, इसके लिए जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं और जो आपके नेट इंटरनेट प्रोवाइडर, उनसे आप बात करो कितने का चल रहा है। सर एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल ये सब डेटा लिंक लेयर में करते हैं, तो ये सब नेटवर्क लेयर के अंदर क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से ये आइडिया तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि यहाँ जो भी आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, क्या एक बार करना सफिशिएंट होगा? जी नहीं, क्योंकि हर लेयर एक अलग लेवल पे कर रहा है। तो यहाँ तो मैं अभी आपसे क्या बोला था, नेटवर्क लेयर पे तो मैं हल्के में करूंगा, नेटवर्क लेयर में तो हल्के में करूंगा, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर दोबारा बहुत डिटेल में हम फ्लोर एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल करेंगे? यस, यस। और कभी कभी यू नो ये सब करना भी इनसफिशिएंट हो सकता है। कुछ एप्लीकेशन अपने लेवल पे फिर दोबारा ये सब कर रहे होते हैं एट द एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि यू नो डोंट यू सी दैट, फॉर एग्जांपल क्या आपको एग्जांपल बताऊं, ये डाउनलोड मैनेजर यूज किया आपने, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आईडीएम यूज किया होगा, यस। तो आप मुझे बताओ, जब सातों लेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं, व्हाई यू नीड दैट सेपरेट डिवाइस एट द एप्लीकेशन लेयर? यू वांट टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, इजंट इट? यही तो मतलब हुआ इस बात का। आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बैठ के फर्दर कंट्रोलिंग करना चाहते हो कि अभी इस सर्वर को डाउनलोड करना है, इससे डाउनलोड नहीं करना है, इसको चलाना है, इसको रोकना है, लाइक दिस। तो भाई साहब एक नहीं, मल्टीपल लेवल पे हो सकता है, और फिर भी बन ना भरे तो एप्लीकेशन लेयर पे भी हो सकता है। गूगल करो, सॉफ्टवेयर एक तरह का जो डाउनलोड को ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। आजकल तो मुझे पता नहीं कोई यूज करता है कि नहीं, जब नेट की स्पीड कम हुआ करती थी तब बड़ा पॉपुलर होता था। ओके, ये जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, बताओ इसका आंसर क्या है। गेट 2013 1 मार्क क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा पूरे स्ट्रक्चर पे अंडरस्टैंडिंग चेक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई लोग फॉलो कर पा रहे हो क्या? एज्यूम दैट, कंफ्यूजन हो रहा है भारी। वैसा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो पहला ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दे देता है कि फिर टेंशन ना हो। ओके, थोड़ा लेट हो गया, मैं आप लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। खैर, 34, 9, 40 और 17 तो काफी भारी कंफ्यूजन है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस,
मैं एक बार जरा ये पहले आपको आइडिया समझाना चाहता हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, इससे आप बेटर तरह से फॉलो कर पाएंगे। इसने पूछा क्या, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, दो इंटरमीडिएट राउटर है इन बिटवीन, और पूछ रहा है कितनी बार नेटवर्क लेयर और कितनी बार डेटा लिंक लेयर आप विजिट करेंगे। इज दिस अ क्वेश्चन? यस। अब देखिए, अगर आप इधर से देखेंगे तो यहां बिल्कुल वन बाय वन आपको डिटेल में समझ आएगा। ऊपर से आप नीचे चलोगे तो देर यू टच द नेटवर्क लेयर। पहले आप नेटवर्क लेयर को इमेजिन कर लो, नेटवर्क लेयर क्रॉस करते हुए नीचे आओगे ना। राउटर वर्क एट द नेटवर्क लेयर, क्या ये समझते हैं? राउटर इज अ फिजिकल डिवाइस विच वर्क एट अ नेटवर्क लेयर, क्योंकि उसका काम है आईपी वाईपी हैंडल करना। तो भाई अगर नेटवर्क लेयर नहीं समझेगा तो आईपी कैसे हैंडल करेगा, है ना? तो हर राउटर पे भी क्या मैं नेटवर्क लेयर तक टच करूंगा जाके? जी हाँ। तो पहली बार इधर टच किया, देन दिस इज सेकेंड टाइम, बट ऑब्वियसली मैं क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा, दिस इज द थर्ड टाइम, और फिर एक डेस्टिनेशन पे दिस इज द फोर्थ टाइम। तो 4 बार हम इसे टच करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? बट ऑन द कंट्ररी इफ यू सी द डेटा लिंक लेयर, सो नाउ एक बार, अब यहां पर हर डिवाइस में एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए, फिर एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए, एंड लास्टली 6th टाइम आप टच करेंगे। तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर विल बी 4 टाइम एंड डेटा लिंक लेयर विल बी प्रोसेस्ड और टच्ड 6 टाइम्स। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सर नेटवर्क लेयर में राउटर तो सिर्फ आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर और आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर को कंपेयर करते हैं सर, प्लीज कंफर्म। अभी यार हमने कुछ, क्या मैं कंफर्म करूं उस बेवकूफी की बात पे, मुझे बताओ। क्या मैंने राउटर पढ़ाया? नहीं। क्या मैंने नेट, अगर ये सवाल आप मुझसे इस नेटवर्क लेयर के लास्ट में करते तो मैं फिर भी मान लेता कि पता नहीं आप कैसे पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं। अभी हमने कोई ड्यूटी नहीं पढ़ी, कोई काम नहीं पढ़ा, मैं क्या कंफर्म करूं, आप बताओ। जहालत थोड़ी कंफर्म की जा सकती है। समझिए इस बात को। आप बहुत मोटिवेटेड, उत्साहित है, मैं इस बात को समझ रहा हूं, बट अभी हमने इतना पढ़ा ही नहीं कि इस तरह के कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स आप देने के काबिल हूं। यू कांट गिव कंक्लूजन लाइक दिस। अभी तो स्टार्ट किया है यार, स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो इंट्रोड्यूस किया है। देखिए एक और बात, अनन्या जी, जैसा पूछा डेटा लिंक लेयर को एक बार 2 बार किया और नेटवर्क को एक बार क्यों, ऐसा क्यों? क्यों का मतलब नहीं है, मैं तो ओएसआई मॉडल के हिसाब से जस्टिफिकेशन कर रहा हूं। देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या आप ये लेयरिंग सिस्टम नहीं समझ पा रहे? सर समझ पा रहे हैं। तो फिर आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? नेटवर्क लेयर एक बार क्यों? क्या नेटवर्क लेयर के ऊपर जाना था क्या? नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर तो हम बीच में कभी टच ही नहीं करते। अब अगर ये सवाल ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी पूछा होता साथ में, तो वो कितनी बार आता? वो आता 2 बार। अब आप मुझसे यहां पे ये नहीं पूछ सकते, क्यों? बिकॉज दिस इज द मॉडल व्हाट वी आर फॉलोइंग। मेरे हाथ में थोड़ी है, सोचिए आप। मैं तो मॉडल के हिसाब से बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, है ना? और जितने भी तरह के कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट हैं, जब हम ये चैप्टर पूरा करेंगे तब आप कर सकते हैं। अभी आपने सारी ड्यूटीज पढ़ी नहीं। अब ये ऐसा है, मान लीजिए कि हाँ आज स्पेशल क्लास है, ये मान लीजिए ऐसा है कि, क्या एग्जांपल आपको दूं, कि हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी नीचे रोड पे खड़ी हुई है, और कोरियर से कोई सामान आया, आप नीचे ही घूम रहे थे, आपने वो सामान लिया, सोचा भी ऊपर क्या रखने जाए, फिलहाल कार में ही रख देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? इज इट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ सर ऐसा हो सकता है। ऐसा करते हुए आकाश ने आपको देख लिया। किसने देखा? आकाश ने आपको देख लिया। तो बोलेगा ओके सर, इट मीन्स कि आपने सामान रखने के लिए नीचे एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट फ्लैट खरीद लिया, मोबाइल फ्लैट। ये छोटा सा फ्लैट है जो सामान रखने के काम आता है। अब मुझे बताओ ये किस तरह की बात हुई? लेकिन कंक्लूजन तो निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी आप पूरा आइडिया नहीं देख रहे हैं, तो भी पूरा आइडिया हमने पढ़ा नहीं। या वो वाला एग्जांपल आपको याद है कि बहुत सारे अंधे लोग थे,
और वो एक हाथी को टच करके बता रहे थे ये कैसा है। तो जिसके हाथ में पूंछ आई वो कुछ और सोच रहा है, जिसके हाथ में पैर आया, सूंड आया, उसका टीथ है लाइक दिस। तभी हमने इतना ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए जरा। अच्छा इसकी अभी बाद में करूंगा, ये मैंने पढ़ा है नहीं, ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं। जब मैं बोलता हूं आईपी, तो यहां पे सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल पढ़ना होता है। और पहली बार कोई प्रोटोकॉल आपने इतनी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या इथरनेट भी आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा तो है, बट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा जितनी डिटेल में आप आईपी पढ़ेंगे ना। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग से क्लियर कट लिखा है। हालांकि अब दोनों वर्जन आपके सिलेबस में है। आईपी के 2 वर्जन है मार्केट के अंदर। आईपी वर्जन 4 जो करंटली पॉपुलर है, और फ्यूचर को देखते हुए ऑलरेडी हम आईपी वर्जन 6 लॉन्च कर चुके हैं। अनदर वन इज आईपी वर्जन 6। हालांकि आप मान के चलिए अभी भी 10 में से 9 आइडियाज जो है वो आपसे आईपी4 पे ही पूछेगा। यस ओके। तो नाउ विल गो वन बाय वन। आईपी वर्जन 4 is a unreliable, connectionless datagram protocol, a best effort delivery service। ये एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अनरिलायबल, या बल्कि शुरुआत करूं तो पहले से समझो कनेक्शनलेस। क्या आईपी किसी को डेटा भेजने से पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा? कभी नहीं। एंड दैट इज अ रीजन कि शायद कहीं ना कहीं ये इतना सक्सेसफुल है। तो इसको कोई कनेक्शन स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, जब चाहे जैसे चाहे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये बोलने का मतलब है कि ऑब्वियसली मैं कंटिन्यूस स्ट्रीम में काम करूंगा या मैं पैकेट्स की टर्म्स में ही सेंड करूंगा डेटा। तो विल सेंड डेटा इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स, हाँ। लेकिन अब नेटवर्क लेयर में मैं बार बार सेम शब्द यूज करूंगा। तो नेटवर्क लेयर में पैकेट को हम क्या बोलेंगे? डेटाग्राम। व्हाट विल से? डेटाग्राम। जैसे डेटा लिंक लेयर में हम क्या बोल रहे थे? इसको फ्रेम, कॉलिंग इट फ्रेम। अब इसको बोलेंगे डेटाग्राम। अब ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी येट एंड रिलायबल। कहता है सर कोशिश देखो पूरी करेंगे, गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एसी खराब हुआ या मान लीजिए आपका लैपटॉप खराब हुआ, आप रिपेयर कराने गए, तो कह रहा खोल के देख लेते हैं, छोड़ के चले जाइए, सही हुआ तो बना देंगे वरना 300 रुपया सर्विस का तो लगेगा ही लगेगा, लाइक दिस। यस, तो ट्राई योर बेस्ट बट गारंटी नहीं है। 30 मिनट पिज्जा डिलीवरी सोच सकते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सोच सकते हैं कि सर कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियसली वो तो इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, बट ऑब्वियसली हर बार गारंटी नहीं कि टाइम पे पहुंचा देंगे। क्या बात समझ आती है? इवन प्रैक्टिकल सेंस में तो दुनिया में ज्यादातर काम जो हो रहे होते हैं वो इसी आइडिया पे बेस्ड है। क्या किसी चीज की गारंटी है? बताओ, किसी भी चीज की गारंटी कभी नहीं है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इज इट रिलायबल और अनरिलायबल? तो अभी पूरी पूरी देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है ना, पूरी टेस्टिंग तो भी नहीं हुई है, और उसमें 10-10 20-20 साल लगते हैं जो स्टैंडर्ड पूरी ऑल फेजेस जब पास कर जाती है वैक्सीन, है ना। बट फिलहाल कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो वी कैन से बेस्ट एफर्ट फिलहाल यही बोलता है, गो फॉर वैक्सीनेशन। अगर जिंदा कोई बोलेगा अगर 50 साल के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ, अबे पहले 50 साल का हो तो जा, बिना इसके तो हो ही नहीं पा रहा। तो पहले 50 साल का हो जा, उसके बाद साइड इफेक्ट देख लेंगे, इजंट इट? यस ओके। नाउ आगे इसे एलिबरेट करता हूं। द बेस्ट एफर्ट मींस IP packet can be corrupted, can be lost, can arrive out of order, may be delayed and may create congestion on the network। सारी समस्या देखो पहले ही बता रहा है। कह रहा पैकेट करप्ट हो सकता है, खो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 2 पहले भेजेंगे बाद में आएगा, डिले हो सकता है,
हो सकता है नेटवर्क में पूरा ट्रैफिक जाम अपन कर दें, त्राही त्राही कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। तो काफी कुछ बुराइयां कर दी इसने, isn't it? कुछ लोग बोल रहे हैं बच्चा नहीं होगा वैक्सीन लगा के, मैं वही तो बोल रहा हूँ। एक चचा बोले जिनके ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, वो टेंशन ले रहे, 6-7 बच्चे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को, आप चेक कर लेना, जिन लोगों को इस बात का डर है कि बच्चा नहीं होगा, ये वही लोग हैं जिनके अपने 4-4 5-5 बच्चे हैं। आप सोच लो किस कौन कौन बोल रहा है। कोई 22 साल का लड़का बोल रहा है कि ये टेंशन है? नहीं, उसे टेंशन नहीं है, टेंशन उसे है जिसे अब काम नहीं है। छोड़ दीजिए इस बात को। चलिए, नाउ datagram approach means each datagram is handled independently and each datagram can flow a different route to the destination. ये बात तो हम पहले भी जानते हैं। When this idea also turned out to be true for data link layer. हर पैकेट इंडिपेंडेंट होगा, नेटवर्क लेयर में तो आपको मजा ही आ जाएगा। सबके पास अपना सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, हर कोई इंडिपेंडेंटली जा रहा होगा। इट्स लाइक कि अगर यहां से मान लीजिए, कैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं 4-5 बाइक्स पे बैठ के किसी ट्रिप पे गए हैं। ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई रोड ट्रिप आपने प्लान किया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं काश कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने किया होगा। ऑब्वियसली आप कभी इस तरह का ट्रिप प्लान करेंगे तो आप रास्ते में एकदम साथ साथ चलेंगे या खो जाएंगे? मतलब हर ग्रुप के अंदर एक ऐसा दोस्त होगा ही होगा, उसे जितना समझा लो वो तेजी चलेगा सबसे। समझा लो भाई घूमने आए हैं, साथ साथ चलना है, प्लीज प्लीज हमारे साथ चलियो, कहना ठीक है ना। एक ऐसा होगा जो बिना बताए रुक जाएगा, पेट्रोल भरवा रहा है, कुछ और कर रहा है, सपना आ गया, बीच में रुक गया, उसे पता ही नहीं। कहता भाई फोन तो कर देता कि यार बस वो उसका फोन ही बस पता नहीं कहाँ रख दिया। ऐसा, लाइक दिस, है ना। तो आजकल तो फोन है। अब आप सोचो अगर आप 15 साल पहले कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बड़े प्रॉब्लम है भाई। पता ही नहीं कौन आगे कौन पीछे कौन किधर चल रहा है, इजंट इट? मेरे दोस्त ने खड़े ऑटो में स्कूटी ठोक दी, उसके साथ ट्रिप पे जाओ। हाँ जाओ, बस उसको चलाने मत देना। खैर मैं बस आपको पॉइंट समझा रहा हूं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। और क्या ये प्रॉब्लम इधर भी होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि हर पैकेट अलग अलग रास्ते से जा रहा होगा। आप कितना भी समझा लो, हर कोई इंडिपेंडेंट है, उस अपना दिमाग लगाना है, तो ये प्रॉब्लम होगा। इफ रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ केसेस में क्या हो सकता है, हम ये मान के चले कि रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रिलायबिलिटी के साथ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कॉस्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल आप पोस्ट कार्ड भेजते हैं किसी को, आजकल तो कोई भेजता नहीं, सब फोन करते हैं। बट मुझे पता नहीं पोस्ट कार्ड कितने का आता है, शायद 40 या 50 पैसे का आता है, अभी भी 1 रुपए से कम का है। 1 पोस्ट कार्ड इज लेस देन 1 रुपी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या पोस्ट कार्ड को आप किसी एनवलप के अंदर बंद करते हो या कोई भी उसको पढ़ सकता है? जो भारत में एक टाइम पे कम्युनिकेशन करने का सबसे आसान तरीका था, मेरे पास कलेक्शन करते थे लोग अलग अलग पोस्ट कार्ड का। अब मुझे पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यूज किए आपने बचपन में क्या? स्टैंप वाला अलग है, पोस्ट कार्ड जो अपने आप में स्टैंप भी है, लेटर भी है, सब है। लाइक दिस, ऐसा होता था पोस्ट कार्ड। ये 15 पैसे का होगा, आई थिंक 15 पैसा। यस, सो यू राइट द एड्रेस, यू राइट द पिन कोड, और ये चिट्ठी भी आपकी इधर से चालू हो गई, है ना। तो ये ओपन लेटर है, क्या कोई बीच में चाहे तो उसको पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है। ये जिस टाइम पे चला करते थे या जिस टाइम का फैशन है,
उस समय 80% लोगों को पढ़ना ही नहीं आता था, तो फिर क्या ही फायदा है। तो कोई टेंशन नहीं, जो चाहे लिखो आप। और आजकल हम करते नहीं है वैसे। जो पोस्टमैन आता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपका लेटर आपको पढ़ के भी सुनाएगा। दैट इज व्हाट द एक्चुअल ड्यूटी इज। तो पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कोई लेटर आया गांव में तो पढ़ के भी सुनाता था। तो पोस्टमैन सबकी चिट्ठियां पढ़ता था रात को बैठ के, उसको पता होता था किसके घर में क्या चल रहा है। नहीं, लाइक दिस। सो लाइक अगेन, इसका प्रॉब्लम मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपने चिट्ठी भेजी है ना, और चिट्ठी वापस रिप्लाई रिप्लाई भी करेगा वो, यस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस इसका ड्यूटी है। आप जो बोलोगे उसको लिखेगा, क्योंकि मेरे को लेटर लिखना नहीं आता, मैं कैसे बात करूंगा। उसकी तनख्वाह में उसको उस बात के पैसे मिलते हैं कि आपके लिए वो चिट्ठी लिखेगा और आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाएगा। आजकल नहीं होता, वरना मैं आपको बताऊं, आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो ना, आप कोई पुरानी मूवी देख लो, किसी भी गांव के अंदर इन अ विलेज, 3 लोग जो मोस्ट रेस्पेक्टेबल होते थे वो कौन थे? पहला वहां का सरपंच, दूसरा हेडमास्टर, तीसरा पोस्टमैन। आप कोई मूवी उठा के देख लो पुरानी, और ये फैक्ट है। क्योंकि पोस्टमैन आजकल तो अपन मानते हैं बी क्लास सी क्लास आदमी है, पोस्टमैन किसी भी गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता था। इजंट इट? ये पटवारी वटवारी सब बात है। आपका जो सरपंच है वो, उसके बाद आपका हेडमास्टर है ना, और आपका पोस्टमैन, ये 3 लोग विजडम वाले पढ़े लिखे माने जाते थे, ये मिलके फैसले करते थे। आजकल पोस्टमैन को लोग मानते कि क्या ये बी क्लास नौकरी है साइकिल पे, अब तो कौन ही आता पोस्टमैन लाइक दिस। खैर, मुझे बताएं, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो मैं एडवांटेज एग्जांपल आपको क्या दे रहा था, अगर ये चिट्ठी रास्ते में कहीं खो गई, मान लीजिए नहीं पहुंची, इसको ट्रैक करने का कोई तरीका है? कोई कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है कि अच्छा भी ट्रैकर लगा के पता करता है कहां पहुंचा? अबे 15 पैसे में जान लोगे सरकार की क्या? नहीं पहुंची, दूसरी भेज दो। तो यू कैन से नाउ दिस पोस्ट कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस पोस्ट कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। रिलायबिलिटी नहीं है भाई, ये बात समझ पा रहे हैं क्या? सर कोशिश पूरी करेंगे, नहीं पहुंची तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अच्छा, अब एक और एग्जांपल समझिए। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए, बात तक भी भूले ना। लुक एट दिस नाउ, ये देखिए, ये भी पोस्ट कार्ड की तरह एक दूसरी सर्विस है। ये बताइए, क्या ये भी आपने अगर कभी स्पीड पोस्ट किया किसी को, स्पीड पोस्ट किया होगा, आपको इस तरह की कोई फॉर्म वॉर्म भेजा हो, कहीं एप्लीकेशन भेजी हो, आपको रिसिप्ट मिली है इस तरह की? रिसिप्ट मिली है। इसके ऊपर क्या ट्रैकर नंबर भी लिखा है? यस। क्या आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं चिट्ठी कहां पे अभी? हाँ कर सकते हैं सर। लेकिन इसके लिए डाक विभाग आपसे 20-25 रुपए ले रहा होता है। तो अब इसको हैंडल किया जा सकता है, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। सॉरी, 141 रुपए लिया है, ये क्या भेजा है इसने भाई? कैन यू सी दिस? 141 रुपीज इसने लिया है। कहाँ लिखा 500 ग्राम का है? हाँ, ये तो कोई भारी चीज है, कोई लड्डू वड्डू भेजे जा रहे हैं ये कुछ लड्डू वड्डू कोई भेज रहा है अमेजोन से। बट खैर ठीक है, जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था वो शायद आप समझ गए, है ना? तो यहाँ पे कौन एग्जाम्पल है रिलायबल का, कौन एग्जाम्पल है अनरिलायबल का? पोस्ट कार्ड इज एग्जाम्पल ऑफ अनरिलायबिलिटी। कोशिश करेंगे सर, गारंटी कोई नहीं है।
अब अगर आपको दिक्कत है भाई साहब, आप स्पीड पोस्ट से भेज लीजिए। यस, इसकी गारंटी है। फॉलो कर पा रहे क्या इस बात को? इंडेंट लेटर का ये मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ये प्रतीक बता रहा है, वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, indianpost.gov.in, यहां जाओ, आप ट्रैक कर सकते हो आपका पार्सल कहां पहुंचा है। यस, आजकल मतलब ये डिफरेंट है, बट आजकल हम लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। एक टाइम पे, अच्छा लिख होगा कुछ मतलब उसका, बोल रहा हूँ आजकल इसकी वैल्यू नहीं करते, बट मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम तक जो हमारा इंडियन पोस्टल है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, क्या इनकी बहुत वैल्यू थी? यस, है ना। अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछिएगा, जब देश आजाद हुआ इनके पास, हमारे पास बैंक्स नहीं थे। बैंक का काम कौन करता था? बेचारे इन्हीं से कराते थे। आपको पता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट भी खुलता है, वहां पे आप एफडी कर सकते हैं, वहां पे आप स्पीड वो क्या बोलते हैं, मनी भेजने, मनी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सारा बैंकिंग का काम भी यही करते थे। आपके परिवार के पुराने में से हो सकता है कोई पुराना खाता आज भी डाक खाने में चल रहा हो, पोस्ट ऑफिस में। आप पता करना, कोई ना कोई फिक्स डिपॉजिट आपके फैमिली का भी पोस्ट ऑफिस में जरूर होगा। पहले सब लोग पोस्ट ऑफिस ही यूज करते थे। यस, उसके बाद कोई जानकारी देना, कोई इंफॉर्मेशन देना, एक रेडियो रखना, एक टीवी रखना पोस्ट ऑफिस में, ये भी नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कम्युनिकेशन सेंटर भी यही हुआ करते थे। अगर कहीं भी कोई मैसेज पहुंचाना है तो टेलीफोन, बीएसएनएल बाद में आया। बीएसएनएल का पहला काम जिसको बोलते हैं तार कर दिया, क्या बोलते थे उसको यार, वो पहले दिखाता है मूवी में, टेलीग्राम। टेलीग्राम टेलीग्राम बीएसएनएल नहीं करता था, टेलीग्राम भी इंडियन पोस्ट ऑफिस ही करता था। यस, अब समय के साथ चीजें आगे बढ़ती गई, अब लोगों ने इनकी वैल्यू करना छोड़ दिया। अब ये सिर्फ सरकारी चिट्ठियां लेके घूमते हैं बस। किसी को नोटिस भेजना हो तो ये भेजेंगे, कोई ऑफिशियल लेटर होगा तो ये भेजेंगे, दैट इज इट। उसके अलावा, या राखी पे आप लोग राखी भेजते हैं जो बीच में चुट जाती है। डाइवोर्स पेपर क्या बड़ा ये जिक्र कर रहा है, कौन एक ही बच्चा है क्या बार बार? डाइवोर्स पेपर, डाइवोर्स पेपर, पहले शादी तो कर लो, डाइवोर्स भी करा देंगे। चलिए, या किसी और का डाइवोर्स कराने की सोच रहे हो, सो दैट उसके बाद अपना कुछ मामला सेटल हो सके। क्या चक्कर क्या है? किसका डाइवोर्स कराने की सोच रहे हो? क्या उस पोस्ट पे लिखा था डाइवोर्स पेपर? क्या बात कर रहे हो? कहाँ लिखा है? बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हो भाई। चलिए मुझे इंटरेस्ट आया स्टोरी में, मैंने कहा ये मैंने इंटरनेट से आज क्या ढूंढ लिया, किसी के डाइवोर्स पेपर ढूंढ निकाले। ओके, नाउ यू सी, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटाग्राम। तो हेडर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे हेडर और ट्रेलर दोनों है कि सिर्फ हेडर है? सिर्फ हेडर है ना। एंड द रेंज ऑफ द हेडर विल गो फ्रॉम 20 to 60 बाइट्स। Now, the range of the whole datagram will go from 20 byte to 65,535 bytes. So, can you imagine that it can carry a good amount of payload? Around 65,000 bytes, यानी कि around 65 KB. It's a good amount of data in a single packet. फॉलो कर पा रहे हैं? वो अलग बात है, मैं आपको समझाता हूं, वो अलग बात है कि क्या रियलिटी में भी हम इसे इसी कैपेसिटी पे चलाते हैं? ये सिर्फ थ्योरेटिकल है इन मोस्ट ऑफ द केस। क्यों? मैं आपको बस एक रियलिटी चेक याद दिला रहा हूं। इसको बैठ के जानना है किसके अंदर? इथरनेट के अंदर।
इथरनेट क्या बोलेगा, ए भेड़ू मैक्सिमम अपन 1500 बाइट कैरी करता है, चुपचाप इधर आके बैठ जा बस। अब 1500 में भी 20 बाइट का इसका हेडर गया, तो रियलिटी में 1480 इज द मैक्सिमम डेटा विच नॉर्मली आईपी कैरीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कहां 65,000, कहां 1400। तो आप थियोरेटिकली से बड़ा बना लो, लेकिन अगर इथरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर किसके पास जाओगे? फॉलो कर पा रहे हो क्या इस बात को? तो बाद में न्यूमेरिकल्स में इस आइडिया को हम देखेंगे। तो थियोरेटिकली यस यू कैन गो अप टू 65,000, बट इन प्रैक्टिकली ये वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता है। नॉर्मली बहुत कम पेलोड के साथ हम लोग ट्रैवल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस हेडर को इन्वेस्टिगेट करना है। क्या पेलोड से हमारा कोई लेना देना है? मुझे बताएं, क्या पेलोड इवन रीडेबल भी है? नहीं सर, पेलोड तो रीडेबल नहीं है, पेलोड से हमारा लेना देना नहीं है। स्टडी हमें करना है हेडर को। और ये देखिए, अब इस हेडर का एक एक फेज हमें डिस्कस करना है। एंड लेट मी वेरी स्पेसिफिक, शायद कोई ऐसा ही फेज हो जिस पे आज तक क्वेश्चन ना आया हो। हर किसी पे कभी ना कभी क्वेश्चन आया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन बी वेरी मच श्योर इस हेडर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा इस साल भी। 100 तो नहीं बोलता, डिटॉल के कीटाणु की तरह 99.99 बोल देता हूं, टू टेक मी ऑन द सेफर साइड। यस, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इस बार भी क्वेश्चन आया था? चेक करूंगा, इस बार भी कोई ना कोई आया होगा। क्या इस बार क्वेश्चन आया था? इस बार 2 क्वेश्चन आए थे यहां से, एक नहीं 2 क्वेश्चन थे सिर्फ इस चैप्टर से। जैसे मैं देख पा रहा हूं, एक क्वेश्चन था ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, एआरपी आरएआरपी, अभी समझेंगे। और दूसरा क्वेश्चन था अगेन एमटीयू, ये डेटा साइज के ऊपर ही मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, जहां पे थोड़ा आइडिया टीसीपी का भी यूज हुआ था, बट अल्टीमेटली इसी आइडिया के ऊपर बेस था कि कितने बिट का हेडर है, कैसे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। आंसर था उसका कुछ 1400 समथिंग लाइक दिस। अभी देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यस, फ्रेगमेंटेशन वाला, करेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वर्जन फील्ड आपको नजर आ रहे हैं। फील्ड इज द करेक्ट वर्ड। कौन कौन से फील्ड हैं? और हर फील्ड का लेंथ लिखा हुआ है, 4 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, लाइक दिस। एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, लेफ्ट टू राइट इसका लेंथ कितना है? 0 से 31 तक गए तो ओवरऑल लेंथ हो गया 32 बिट। अच्छा, ये पढ़ते हुए इस तरह से पढ़ाया जाता है, वरना बहुत मुश्किल होगा। बट इन रियलिटी डू यू अंडरस्टैंड कि ये जब पैकेट आएगा तो एक के पीछे एक लगा होगा। तो पहले पहली रो आएगी, फिर उसके बाद सेकंड रो, फिर उसके बाद थर्ड रो, एंड देन फोर्थ रो, एंड देन फिफ्थ रो, एंड लाइक दिस। तो इधर मैं आपको एज अ रेक्टेंगल दिखा रहा हूं, बट यस इट कम्स एज अ स्ट्रेट लाइन। अब जहां तक लेंथ की बात है, क्या पहले से आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए? हाँ सर, पता होना चाहिए। तो हर फील्ड का कितना लेंथ है पढ़ने वाले को पता है कि पहला 4 बाइट वर्जन है, अगला 4 बाइट हेडर लेंथ है, अगला 8 बाइट सर्विस है, अगला 16 बाइट टोटल लेंथ है। तभी तो वो इसको डिकोड कर पा रहा है। यहीं पे तो हमने बीच में लाइनें लगा दी। जब रियल टाइम में एग्जैक्ट डेटा आ रहा तब थोड़ी लाइनें हैं बीच में, इजंट इट? तो जो भी रीडर है, जो भी राउटर है, जो भी डिवाइस है, अगर उसको आईपी का फॉर्मेट नहीं पता होगा तो क्या वो उसको पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो उसका पूरा फॉर्मेट उसको पता होना चाहिए, है ना? तो नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे 1 रो इज 32 बिट इज एज गुड एज 4 बाइट। So 4 byte and 4 byte and 4 byte and 4 byte and 4 byte. So now this 20 bytes is more or less compulsory. 20 बाइट का हेडर लेंथ तो होगा ही होगा। क्या बात समझ रहे हैं? अब नीचे जो आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज ऑप्शंस एंड पैडिंग। तो 0 से 40 बाइट ना, ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करूंगा। दीज आर नॉट डे टू डे आइडियाज, दीज आर मोस्टली यूज फॉर रिसर्च पर्पस, सिंथेसिस पर्पस।
यानी कि जो लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने पर्पस के लिए आमतौर पे इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट जरूरत पड़ने पे देयर लेंथ में गो अप टू 40 बाइट्स, 40 बाइट तक जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेंथ में गो अप टू 40 बाइट। तो 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा जहां पे हेडर का लेंथ ज्यादा लेना पड़ा हो, तो आप 20 बाइट ही हेडर मान के चलेंगे। लेकिन ये ऑप्शंस की वजह से ये अगर 40 बाइट का एडिशनल ऑप्शन होता है तो उस केस में आपका हेडर 60 बाइट तक जा सकता है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? उस केस में और हेडर लेंथ में गो अप टू 60 बाइट्स। ओके, तो अब ये जितना भी आइडिया है, जो ब्रेक आपके पास है, आपको उस ब्रेक का इस्तेमाल करना है पहले तो भाई रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें साथ साथ भूल भी रहे होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। तो वो सारा पार्ट आपको रिवीजन करना है और बहुत अच्छे से करना है। और ये पूरी पीपीटी मैंने ऐड की हुई है, इनके अलग अलग वर्जन्स के बारे में एक बार देखिए, फॉलो करिए। बाकी मैं डेली स्पेशल क्लास लगा रहा हूं 2 to 3। I'll be taking daily special classes 2 to 3। कोई इन बिटवीन प्रॉब्लम है उधर आ जाओ, आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन एन अकेडमी। आज की क्लास यूट्यूब पे, उसका लिंक यहाँ पर है। दो ही डेस्टिनेशन है, जाके चेक कर लो एक बार। वैसे मैं आप देख रहा हूँ आजकल जो भी स्पेशल क्लास का लिंक होता है मैं आपको भेज देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कोर्स के अंदर। तो जो जब जब भी लिंक मेरे को मिलेगा आई विल अपडेट यू, बट टुडे क्लास इज ऑन यूट्यूब। यस, ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।